नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, दीपों का त्यौहार दीपावली पास में है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब सारा प्यार बांटिए, खूब सारा आशीर्वाद लीजिए और सौदागर पर भी अपना आशीष बनाए रखें। चलिए सौदागर के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के तमाम सवाल हैं और हमेशा की तरह सौदागर के जवाब होंगे। पहला सवाल है विपुल चौधरी जी का। इन्होंने लिखा है, आई वोन माढ़ा लॉटरी in K City phase 1. I got 2 BHK in Keshwanagar from Madha, but my family thinks we should cancel it because in Madha building we don't get balcony. Should we go for it or cancel the house? My family thinks we should cancel it because no balcony given and no ventilation without balcony. Please reply, we are in mental trouble. We need good advice from you. देखिए विपुल जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपके मन में और आपने जो है माढ़ा की लॉटरी जीती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, जब कभी भी आप माढ़ा का फ्लैट खरीदने जाते हैं तो ज़्यादातर माढ़ा का जितना भी कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको बैल्कनीज़ या टेरेसेस नहीं दिए जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एक तरीके से ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए बनाया जा रहा है या फिर ऐसे लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कि महंगे फ्लैट जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग महंगे फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए अगर कोई फ्लैट बनाया जा रहा है 500 स्क्वायर फीट के आसपास का, तो उसमें कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आपके यूजेबल स्पेस को मैक्सिमाइज किया जाए। अगर वो टेरेसेस देंगे तो उसका एरिया भी इंक्लूड करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो अंदर का आपका स्पेस है, चाहे वो रूम का हो, किचन का हो, हॉल का हो, वो कम होगा। इसके चलते जो है आपको टेरेसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है, डेवलपर को कंपल्सन होता है कि उसे बनाना ही है, तो टेरेसेस को बनाए, उसके लिए अलग से शटरिंग मटेरियल, तमाम चीज़ें, क्योंकि एक्स्ट्रा पेन लेना होगा डेवलपर को कहीं ना कहीं, तो वो भी जहमत डेवलपर नहीं उठाना चाहता। ये 2-3 कारण होते हैं जिसके चलते माढ़ा में आपको बैल्कनीज देखने को बहुत कम, बहुत ही रेयर होती हैं। अब अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आपका वेंटिलेशन का जो इशू आपने लिखा है कि इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वेंटिलेशन ना आए। देखिए, वेंटिलेशन के लिए विंडो की आवश्यकता होती है। अगर विड्थ जो है विंडो की अच्छी है, लेंथ अच्छी है, तो आपको वेंटिलेशन मिलने वाला है। वेंटिलेशन का डायरेक्शन जो आप पुणे में अमूमन देखते हैं गर्मियों के समय में, जहां आपको ज़्यादा वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, वो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन है या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर आपका फ्लैट उस तरफ जो है ओरिएंटेड रहेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बेफिक्र होकर आप ले सकते हैं, क्योंकि माढ़ा का फ्लैट आप कहीं भी लेने जाएंगे तो आपको टेरेसेस या बैल्कनी नहीं मिलने वाले। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने मन मुताबिक किसी दूसरे फ्लैट में, किसी दूसरे स्कीम में जाके आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके हिसाब की बैल्कनी, आपके हिसाब का स्पेस और आपके हिसाब से डायरेक्शन मिल रहा हो। अगर वो चीज़ नहीं मिल पा रही, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं भी माढ़ा का फ्लैट लेंगे तो उसमें आपको बैल्कनी अमूमन जो है नहीं मिलने वाली है। आगे चलते हैं। और हाँ, ये भी आप लोगों को बताना आवश्यक है कि आपके मन में जो भी दुविधा है, कोई भी चीज़ है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, तो आप हमें क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए हम तक भेज सकते हैं। कोशिश रहेगी आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। और बाकी कुछ आपके मन में दुविधा है, आपके सवाल को जो है एड्रेस करने के बाद भी कुछ आपके मन में है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के हमें बता सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किरण करांडे जी हैं और इन्होंने लिखा है, सर आई बॉट माई फ्लैट इन 2008 इन नवी मुंबई, ऑल द पेमेंट्स वेयर डन, नाउ आई एम गोइंग टू रीसेल माई प्रॉपर्टी, बिल्डर इज आस्किंग 3 lakhs फॉर NOC एज डेवलपमेंट चार्जेस, इन दिस इज दिस लीगल और इलीगल, प्लीज कंफर्म। देखिए किरण जी, जब आप कभी भी जो है प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं, खासकर रीसेल करने जाते हैं, तो अगर वहाँ पे सोसाइटी फॉर्म हो चुकी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू मॉडल होता है कि जो लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक NOC चार्जेस, जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि सोसाइटी की तरफ से जो कोई मेंटेनेंस है या कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस नहीं है सोसाइटी को, आप जो है अपना फ्लैट फ्री होल्ड तरीके से बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उस लेटर को देने के लिए सोसाइटी जो है कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करती है। आप कह रहे हैं आपसे डेवलपर चार्ज कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे अभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है फॉर्म नहीं हुई है, तो डेवलपर इसे चार्ज कर सकता है। पर ये अमाउंट अमूमन जो है 1-1.5 लाख रुपए के आसपास रहता है। पर आप नवी मुंबई का नाम ले रहे हैं, आप ये भी क्रॉस चेक कर लें कि वहाँ पे अगर किसी ने और रीसेल किया है तो उनसे क्या डिमांड किया गया है, क्योंकि डिमांड तो कर सकते हैं, ये लीगल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया, ये सोसाइटी का एक रेवेन्यू मॉडल होता है जिससे वो पैसा कमा सकें, और वो जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के कॉर्पस फंड में जाता है। कभी भी जब कंटिजेंसी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट को रीपेंट करना हो, कुछ मेजर खर्चे आ गए जहाँ पे आपका लिफ्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, उन सब चीज़ों में इसका खर्चे का उपयोग किया जाता है। तो ये लीगल है, लेकिन वो अमाउंट कितना होना चाहिए ये सोसाइटी डिसाइड करती है। पर यहाँ पे डेवलपर है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा ऑन अ हायर साइड है।
तो और जिसने भी वहाँ पे रीसेल किया उनसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रॉबिन बरार जी हैं, इन्होंने लिखा है सेकंड प्रॉपर्टी के स्टैम्प ड्यूटी का 3 इयर्स डिफरेंशियल अमाउंट का क्लॉज है, विल दैट बी काउंटिंग फ्रॉम डे ऑफ रजिस्ट्रेशन और डे ऑफ पोजीशन? इफ इट्स फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देन बाइंग प्रॉपर्टी इज स्कैम बेसिकली मेकिंग गवर्नमेंट रिच ओनली। देखिए रॉबिन जी, आप जो सवाल कर रहे हैं पहले सवाल का जवाब दे देते हैं कि जो अगर आपने एक तरीके से इन्वेस्टर क्लॉज डाला हुआ है तो जिस दिन आप जो है एग्रीमेंट डेवलपर के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस दिन से 3 साल के अंदर अगर आप बेचते हैं तो वहाँ पे जो खरीदार है, जो एंड यूज़र है, जो अभी खरीद रहा है, उसको सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट पे स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, जैसा हमने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो ये फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट ही होता है। जहाँ तक रही आपकी बात कि इससे तो केवल जो है गवर्नमेंट ही रिच होती जाएगी, 3 साल में हम कहाँ बेच पाएंगे, कौन सा एप्रिसिएशन हमें इतने समय में मिल पाएगा। तो देखिए इसीलिए इसको इन्वेस्टर क्लॉज कहा जाता है, जहाँ पे इन्वेस्टर जो है लमसम पैसा देता है। जब डेवलपर 10% डिमांड करता है, 20% डिमांड करता है, तब इन्वेस्टर जो है उसको 60 से 90%, कई बार 100% देने की कैपेबिलिटी में रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो नॉर्मल प्राइस से, एवरेज प्राइस से काफ़ी नीचे परचेज करता है, तो उसके पास अप्रिसिएशन का स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसी के लिए एक वर्कआउट होगा। अगर आप इसे एंड यूज पर्पज से खरीद रहे हैं और आप सोच रहे हैं मैं तो लोन भी लूंगा, उस पर इंटरेस्ट भी भरूंगा और फिर मैं 3 साल में ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जाएगी कि मैं डिफरेंशियल अमाउंट में बेच दूं और मुझे फ़ायदा भी हो जाए, तो ये आम जो है जनता के लिए इसलिए क्लॉज बनाया भी नहीं गया, ये सिर्फ इन्वेस्टर के लिए बनाया गया। और हाँ, जहाँ तक रही बात, अगर आम जनता भी ऐसा करती है और उसे बेचना चाहती है और उसके पास फंड भी अच्छा लोन नहीं ले रहे हैं, तो फिर भाई ये सरकारी महकमा है, हम तो भाई ऐसे ही रहेंगे, आपको जैसा सोचना वो सोचिए। ऐसा है गवर्नमेंट महकमा, वो चलता रहता है। लेकिन स्पेशली जो ये क्लॉज को बनाया गया, ये सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है। आगे चलते हैं। रोहित बैरागी जी हैं, इन्होंने लिखा है इफ द बिल्डर इज डिमांडिंग द फाइनल अमाउंट बिफोर कंप्लीटिंग द फ्लैट चेकलिस्ट डज ही फॉलोइंग द रेरा रूल, व्हाट इज गुड अप्रोच टू पे द फाइनल अमाउंट टू द बिल्डर? देखिए रॉबिन बैरागी जी, अगर पोजीशन के स्टेज तक प्रोजेक्ट पहुंच चुका है तो बिल्कुल वो अपना फाइनल डिमांड जो है रेज कर सकता है बायर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मैं तो पोजीशन ले ही नहीं पा रहा हूं तो फिर मैं पेमेंट क्यों करूं, तो ऐसी स्थिति में आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहां तक रही बात चेकलिस्ट की कि आपने अभी प्रॉपर्टी चेक ही नहीं किया है, आपको प्रॉपर्टी के अंदर जो जो चीज़ें बताई गई वैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपके सामने नहीं है, उसके बावजूद आप कैसे पेमेंट कर दें फाइनल, तो इसके लिए आप लिखित रूप में उन्हें मेल कर दीजिए या फिर उन्हें लेटर दे दीजिए कि आप एक बार जो है फ्लैट जो है हमें फिजिकली जो है वेरीफाई करा दीजिए, दिखा दीजिए जो आपने मुझे बताया था, हमें बताया था वैसा है या नहीं है, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि डेवलपर डिमांड कर सकता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी रेडी है, उसको ओसी शायद मिल चुका होगा, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, तब वो लीगली आपसे डिमांड कर सकता है। लेकिन अगर आप पोजीशन लेने की हालत में नहीं है, यानी कि अभी पूरी तरीके से वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि आपको पोजीशन मिल जाए, तो आप मत पे करिए, उससे लिखित कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए। और जब वो जो है आपको चेकलिस्ट आप तैयार कर लें, जाके चेक कर लें, फिजिकल वेरीफाई कर लें, जैसा हम तमाम वीडियोस में बताएं, और जब आप सेटिस्फाई हो उसी समय आप जो है पेमेंट इनिशिएट भी कर सकते हैं या फिर उनको ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं कि हाँ मैं प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने जा रहा हूँ, और आपको डिसबर्समेंट बैंक के थ्रू जो है इनिशिएट करा देंगे। आगे चलते हैं। सोम जी हैं, इन्होंने लिखा है इन बानेर पुणे बर्न प्लास्टिक गार्बेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, वी नीड टू क्लोज आवर डोर्स एंड विंडो as the toxic fumes get in as we are on upper floors, what we do, we are senior citizens। देखिए ये समस्याएं कहीं ना कहीं पूरे पुणे में आम हैं। बरसात के समय में ये कम रहता है, आपको पता ही है, चारों तरफ बारिश होती है तो ये जो गार्बेज बर्निंग का इशू वो कम रहता है। लेकिन ये चीज़ आप देखें कहीं ना कहीं जो है मास स्केल पे देखने को मिलती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन है, जिसे हम गुंठेवारी कहते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में बना ही नहीं है। कई बार वहाँ पे क्या होता है, जब तक वो रेगुलराइज नहीं हो जाती हैं वहाँ पे गार्बेज जो है कॉर्पोरेशन की तरफ से कलेक्ट नहीं किया जाता है। वहाँ से लोग अपना गार्बेज उठाते हैं और जहाँ पास में कोई गार्बेज सेंटर है या तो वहाँ पे डंप कर देते हैं, या फिर कई बार लोग जो है ओपन प्लॉट में, जो किसी का भी पड़ा है बैरन लैंड है, वहाँ पे जो है डंप करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में होता ये है कि वहाँ पे लोकल लोग जो है उसे जला देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा टूल नहीं है कि वो उठा के उसे ले जाएं, और कॉर्पोरेशन भी उसे कलेक्ट नहीं करती है। हाँ, अगर ऐसे अनऑर्गेनाइज सोसाइटी से जो कूड़ा आ रहा है उसे कहीं पे कलेक्शन सेंटर के पास अगर रखा जाए तो कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं उसे कलेक्ट कर लेगी। तो ऐसे कूड़े को जो है एक निजात पाने के लिए लोग उसमें जो है इस चीज़ों को आग लगा देते हैं या कहीं ना कहीं इधर उधर जो है पड़े रहते हैं कूड़े। तो इसके लिए आप सभी का अवेयर होना जरूरी है। इसके लिए आप जो है कॉर्पोरेशन को जो है इत्तला करिए, अगर वो पीएमसी के अंडर में है तो पीएमसी को, नहीं तो पीसीएमसी को इत्तला करिए, जिससे उसका कलेक्शन किया जा सके। और लगातार अगर वहाँ पर डंपिंग किया जा रहा है और वो इलीगल है तो भी जो है अथॉरिटीज़ के नॉलेज में चीज़ें लानी चाहिए। आप लोगों को लिखित रूप में मेल करिए, लेटर लिखिए
और हो सके तो सोशल मीडिया पे भी इन चीज़ों को डालिए, कमेंट में लिखिए, जिससे उन पे प्रेशर भी बनाया जा सके। अगर वो आपके इन्फॉर्मेशन के बाद भी चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो उन पे आप प्रेशर बनाएं, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। और जब चीज़ें रेगुलराइज हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तब ये इशूज़ देखने को कम मिलता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को एज ए सोसाइटी करनी पड़ेंगी, जिससे कि आने वाले समय पे ये सब चीज़ें ना हो। आगे चलते हैं और यहाँ पे केयूर पंचाल जी हैं, इन्होंने लिखा है एक्सप्लेन व्हाट इज ओपन एंड कवर्ड पार्किंग। देखिए सिंपल है, ऐसी पार्किंग जो बिल्डिंग के नीचे है वो कवर्ड है, बेसमेंट में है वो भी कवर्ड है, लेकिन अगर आपको कोई पार्किंग शेड लगा के दी जा रही है तो वो कवर्ड नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे FSI कंजम्पशन नहीं होता है। और आप देखते हैं अमूमन ऐसे पार्किंग को कवर्ड तब किया जाता है जब उनके पास OC आ जाता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाता है उसके बाद, जिससे अगर वो मान लीजिए पहले उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो उनका FSI का पूरा कैलकुलेशन वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा FSI, जो प्रीमियम FSI लिया है, जो ऑक्सिलरी FSI लिया हुआ है, जो वहाँ पे बेस FSI, वो सब उन्होंने कंस्ट्रक्शन में यूटिलाइज किया हुआ है। तो पार्किंग के लिए जो ओपन है उसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा FSI उनको मिल नहीं रही है। इसीलिए आप देखिए इसको डॉज करने के लिए कई बार जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद उसे किसी इस तरीके के सीट से जो है कवर किया जाता है, जो कि परमानेंट नहीं होता है, प्लास्टिक की सीट वगैरह से जो है कवर कर दिया था। उससे होता क्या है कि वो FSI कंजम्पशन में भी नहीं आता है और किसी तरह का जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उसे टेम्परेरी शेड दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो शेड पार्किंग है इसे ओपन पार्किंग ही कहा जाता है। बस उसे शेड दे दिया जाता है जिससे धूप से और बरसात से बचा जा सके। बाकी कवर्ड पार्किंग हमने आपको बता दिया, स्टिल पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग, जो भी बिल्डिंग के नीचे वो सारे कवर्ड हैं, या फिर पोडियम के नीचे वो भी कवर्ड है। आगे चलते हैं और मैरी अलेक्जेंडर जी हैं, उन्होंने लिखा है हाय कुड यू प्लीज़ लेट मी नो विच 3 BHK रेडी पोजीशन इज अवेलेबल इन खराड़ी। हम लोग छोड़ते कहाँ हैं पोजीशन तक पहुँचने की स्थिति, पहले ही खरीद लेते हैं। हम लोग के पास इतना पैसा है, हम लोग टोकन ले लेके जाके प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, तो पोजीशन तो होने ही नहीं दे रहे हैं, तो उस समय बच कहाँ रहा है प्रॉपर्टी। तो रेडी पोजीशन में सिर्फ आप रीसेल में ले सकते हैं, या फिर आप अगर अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हर एक पहलू को समझिए। क्या है डेवलपर की हिस्ट्री, क्या क्या प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किया, वहाँ पे क्वालिटीज़ क्या हैं, उसे जाके फिजिकल वेरीफाई करिए, वहाँ पे विजिट करिए, और ये तमाम चीज़ों के होने के बाद ही अपने पैसों का निवेश करिए, क्योंकि आप पैसा अभी सपनों पे लगा रहे हैं। आपके सामने वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही जिस पे जाके आप उसकी क्वालिटी को वेरीफाई कर पाएँ। ऐसी स्थिति में उसकी हिस्ट्री को समझना, उसके पास्ट एक्सपीरियंस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर लें उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको जो है अपने डिसीजन को फाइनल करना चाहिए। अभी अगर आप जो है रेडी पोजीशन की बात कर रहे हैं तो आप रीसेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये तमाम जानकारियाँ नए जो बायर्स हैं उन तक पहुँच सके और वो अपने आप को अवेयर करके उसके बाद ही फाइनल डिसीजन ले पाएँ। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।